गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के बच्चों के लिए गेसिंग प्रश्न कराने वाले हैं। और आज हम जो बात करेंगे चैप्टर आपका जो है और जो आपका पेपर है वो आपका F7 है, जहां पर हम लोग जो है गणित के शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर के महत्वपूर्ण गेसिंग क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 6 पेपर तक का करा दिया है। आज हम इस वीडियो में अभी आपको 7वां पेपर कराने वाले हैं। और इस पेपर को कराने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता दूं, कुछ चीजें आपको बता दूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पेपर है वो आपका F7 है। और इसमें टोटल आपको यूनिट जो होता है कितने पढ़ने होते हैं, 1 से लेकर आपका 4 यूनिट पढ़ने हैं। और इसमें आपका जो है 35 नंबर का बाहरी परीक्षा होगा। और ये 35 नंबर में मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चारों यूनिट का जो 20 प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं, लगभग 20 से 22 प्रश्न, तो आपको एग्जाम में 90% क्वेश्चन आपको यहां से लड़ेगा और इससे बाहर आपको नहीं आएंगे। मैं आपको यूनिट वाइज एक एक करके सारे प्रश्नों को समझाऊंगा, बताएंगे भी। तो आपसे निवेदन है कि आप जो है अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बताइएगा जरूर। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर जो है यूनिट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में जो आपको हमने पढ़ाया है, पहले आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर ये पूछेगा कि गणित एक कठिन विषय है, हाँ अथवा नहीं, अपने कथन के पक्ष पर तर्क दीजिए। देखिए, ये सवाल बहुत इजी है और ये सवाल आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। जैसे मैं बात कर रहा हूं गणित के बारे में, जैसे मान लीजिए कि गणित मुझे जो है बहुत हार्ड लगता है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको गणित जो होता है हलवा लगता होगा, यानी बहुत आसान लगता होगा। तो अपना तर्क देना है, यानी हाँ या नहीं, अपने कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि गणित विषय बहुत आसान है, तो हम बोलेंगे हाँ गणित विषय बहुत आसान है, क्यों है, तो उसका तर्क देना पड़ेगा कि मुझे गणित पढ़ना आसान लगता है, मुझे गणित समझ में आता है, हम दैनिक जीवन के चीजों से गणित सीख सकते हैं, हम अपने प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई ऐसे कारक है, तर्क है, जिसके देकर आप जो है इसका आंसर हाँ लिख सकते हैं। अब अगर लिखेगा कि नहीं गणित एक कठिन विषय नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई नहीं है तो क्यों नहीं है, वो तर्क दे दीजिए। अगर है तो क्या दिक्कत है, दे दीजिए। गणित समझ में नहीं आता है, गणित हमसे बहुत कठिन लगता है, गणित से हमको डर लगता है, गणित फोबिया है, गणित से मिथक है, तो ऐसे तर्क देकर आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यानी कि यह क्वेश्चन आपको सेल्फ जो है इसका आंसर देना है, ये कोई बुक से क्वेश्चन नहीं है, ये आपको जो है लॉजिकल क्वेश्चन है कि गणित आपको आसान लगता है या कठिन लगता है, अपने तर्क के अकॉर्डिंग, अपने कथन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर दीजिए। दूसरा सवाल, दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता एवं महत्वों का वर्णन करें। यानी दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन कहने का मतलब होता है कि डेली लाइफ। हम लोग देखते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें गणित आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग होते हुए आप देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता और महत्व जो है काफी महत्वपूर्ण है। हम प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं, चाहे वो सोना हो, खाना पीना, चाहे वो आपका पढ़ना लिखना, कहीं जाना आना, सब जगह में हम गणित का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं दैनिक जीवन में गणित की आवश्यकता काफी महत्वपूर्ण है। सुबह से लेकर हम लोग रात के सोने तक प्रत्येक कार्यों में गणित का प्रयोग करते हैं। गणित के बिना हमारा काम जो है अधूरा है, गणित के बिना हमारा जीवन भी अधूरा है। ऐसे करके हम उसका महत्व भी लिख सकते हैं। गणित से हमको जो है सोच समझने की शक्ति बढ़ती है, गणित से हमारा ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है, गणित से हमारा जो है तार्किक चिंतन का विकास होता है। इसका महत्व भी लिख सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है गणितीयकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। काफी महत्वपूर्ण सवाल, बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए, गणितीयकरण जो होता है एक आपका प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जब हम गणित के चीजों को सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, या गणित के चीजों को, गणित के कंसेप्ट को या गणितीयकरण को जब हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका यूज जो है हम लोग दैनिक जीवन में सही तरीके से करने लगते हैं, वही हमारा गणितीयकरण कहलाता है। गणितीयकरण का तात्पर्य ही होता है कि गणित के कंसेप्ट को सीख कर आप दैनिक जीवन में उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वही आपका गणितीयकरण कहलाता है। गणितीयकरण करने से बच्चों का जो सोचने समझने का तार्किक चिंतन होता है उसका विकास होता है और बच्चे जो है गणित के विषय में आगे बढ़ता है, गणितीयकरण को बेहतर करता है, वही आपका गणितीयकरण कहलाता है। क्लियर है जी हाँ। अगला सवाल, अगला सवाल है बच्चों में गणितीय क्षमता का विकास किस प्रकार करेंगे, खेल खेल में गणित सीखने से क्या अभिप्राय है। देखिए, बच्चों में गणितीय क्षमता, गणितीय क्षमता कहने का मतलब होता है गणित के बारे में जो उनका
क्षमता है, जो स्टोर करने की क्षमता है, या जो उसका स्किल है, उसका विकास किस प्रकार करेंगे। तो हम बच्चों को प्रयत्न करवाएंगे, दैनिक जीवन की वस्तुओं का प्रयोग होने वाले गणितीय चीजों का डेली करवाएंगे, हम गणित से जुड़े हुए कंसेप्ट को बताएंगे, प्रत्येक कार्यों में गणितीयकरण को लागू करेंगे। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि बच्चे का जो गणितीय क्षमता है वह विकसित होगा, बच्चा को खुद करने के लिए प्रयास करवाएंगे। लेकिन जब बच्चा गणित को सीख लेगा तो उसके बाद पूछा है कि खेल खेल में गणित सीखने से क्या अभिप्राय है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को खेल खेलना बहुत पसंद है, और जब बच्चे खेल खेलते हैं तो उसके माध्यम से वो अपना समाजीकरण भी करते हैं, कई विषयों के कंसेप्ट को विकसित करते हैं, भावनात्मक, नैतिक, चारित्रिक सब कुछ को विकास करते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए कि खेल खेल में बच्चे जो होते हैं गणित भी सीखते हैं, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें कई प्रकार के नियम होते हैं, कानून होते हैं, कई प्रकार के गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग का प्रयोग करके बच्चे जो होते हैं खेल में लागू करते हैं। तो उसके माध्यम से भी जो होता है बच्चों का गणित क्षमता का विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि गणितीय क्षमता का विकास में खेल जो है एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके माध्यम से बच्चे जो होते हैं गणित के प्रति अग्रसर होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। क्रिकेट की ही बात कर ले तो इसमें देखते हैं रन होता है, चौका होता है, छक्का होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग सब होता है, तो वो भी आपका गणितीय का प्रयोग वहां पर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं खेल खेल में भी गणित को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये बातें क्लियर है। अब हम लोग जो है यूनिट 1 का लास्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका बेहतर एग्जाम में आने वाला है। गणित सीखना केवल गणना करना नहीं होता है, इस कथन के संबंध में अपनी राय लिखे। ये भी सवाल अपने आप पूछा है, बोला है कि गणित सीखना केवल गणना करना, यानी गणना करने का मतलब होता है कि अगर आपको जो है केवल गिनती आ जाए, समझ गए, अगर आपको केवल गिनती गिनती आ जाए, वह गणित नहीं कहलाता है, वह जो है गणित जो होता है नहीं कहलाता। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप केवल गिनना सीख लेते हैं, जोड़ घटाव सीख लेते हैं, तो वो आपका गणित नहीं कहलाता है। समझ गए, वही बातें हैं कि गणित सीखना केवल गणना करना नहीं, इस कथन के संदर्भ में आप क्या आपकी राय है। तो मैं आपको बता दूं, केवल गिनती करना गणित नहीं होता है। गणित का मतलब होता है गणितीय चीजों को जानना, समझना, तर्क करना, सोचने समझने की क्षमता का विकास करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, प्रत्येक क्षेत्रों में गणितीय चीजों का उपयोग करना, जोड़ घटाव गुणा भाग, समाज में, बाजार में, दैनिक जीवन में या अपने जीवन में गणितीय चीजों का उतारना, जोड़ घटाव, इन सभी चीजों को लागू करना ही आपका क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। केवल गिनती कर लेना, 1 + 1 2 हो गया, वो गिनती करना आपका गणना या गणित नहीं कहलाता है। क्लियर है। गणित का मतलब होता है अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में गणितीयकरण का लागू करना, और प्रत्येक क्षेत्रों में गणित के कंसेप्ट को, अवधारणा को यूज करना, वो आपका गणितीयकरण कहलाता है। क्लियर है जी हाँ। अब हम लोग इसके यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 में चलते हैं। तो यूनिट 2 में भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यूनिट 2 की बात कर ले तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है, गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के अनुभवों को महत्व दिया जाना क्यों आवश्यक है। यानी गणित सीखने के क्रम के अनुसार बच्चों का जो अनुभव होता है, हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जब बच्चे विद्यालय आते हैं उससे पहले ही बच्चों का भाषा क्षमता का विकास और गणितीय क्षमता का विकास हो जाता है। परिपूर्ण तरीके से नहीं, लेकिन हल्का फुल्का तो उनको ज्ञान हो जाता है। तो हम बच्चों के अनुभव को क्या करते हैं, गणित सिखाने के क्रम के अनुसार आधार बनाते हैं। बच्चों को अपने घर पर जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के कुछ साल में वो अपने आस पड़ोस में, घर में बहुत सारे ऐसे गणित चीजों को देखते हैं, जानते हैं। बाजार में चॉकलेट खरीदते हैं, चॉकलेट खाते हैं, वस्तु खाते हैं, तो उससे उनको पता होता है कितना 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, पैसा का ज्ञान धीरे धीरे आ जाता है। तो जब वह विद्यालय आते हैं तो उनका जो बच्चों का जो अनुभव होता है, टीचर जो होता है उस अनुभव को आधार बनाते हैं, मुख्य आधार बनाकर उनको गणित के कंसेप्ट को सिखाते हैं, या जो गणित संक्रियाएं होते हैं, संक्रियाएं कहने का मतलब होता है गणित में जो कंसेप्ट होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, लघुत्तम महत्तम समापर्त, ऐसे जो होते हैं, प्रतिशत, बट्टा, ये सब सिखाते हैं। तो कहने का मतलब है गणित सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों का जो अनुभव होता है वो काफी महत्व होता है। टीचर जो होता है उन महत्वों को ही या उन अनुभवों को ही लेकर उनको गणित में अग्रसर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और उनके बेस को लेकर गणित सिखाने का काम करते हैं। अगला सवाल, गणित सीखने में गणित गतिविधियों के महत्व को समझाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, गणित सीखने में, गणित सीखने के विभिन्न गतिविधि है। जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पर करके सीखते हैं, गणित जो है करके सीखते हैं, देख करके सीखते हैं, समझ गए, खेल खेल में सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं,
कार्य करके, विश्लेषण करके, इन सभी विधियों के माध्यम से हम लोग गणित सीखते हैं। यानी गणित सिखाने का जो विधि है वो आपका जो है एग्जाम्पल से रूल है, रूल से आपका एग्जाम्पल है, फिर आपका जो है व्याख्यान विधि है, फिर आपका प्रोजेक्ट विधि है, कार्य विधि है, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वस्तुओं का अनिवार्य मूल्यांकन है, फिर आपका जो है करके सीखना, देख करके सीखना, नकल करके सीखना, इन सभी माध्यमों से हम लोग गणित का प्रयोग करते हैं। वही बात है कि गणित सीखने में गतिविधि के महत्व निम्नलिखित है। हम निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से गणित के कंसेप्ट को सीखते हैं, और जब भी गणित में कंसेप्ट नहीं सिखाना होता है तो हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ही हम उस कंसेप्ट को सिखाते हैं, ताकि जो हार्ड कंसेप्ट हो वो बच्चों को ईजी लगे। तो गतिविधि का होना बहुत जरूरी है, बिना गतिविधि का हम लोग गणित नहीं कर सकते हैं। जोड़ भी सिखाना है तो हम गतिविधि कर सकते हैं। मान लीजिए कि 5 बच्चा को यहाँ खड़ा कर देंगे, बच्चों से पूछेंगे कि बताओ कितने बच्चे हैं। उसी प्रकार घटाना है तो 2 बच्चा यहाँ कर दे, 1 बच्चा इधर कर दे। बोलिए कि 2 बच्चा में से 1 बच्चा इधर आ गया तो कौगो बच्चा। गुना भी करना है, भाग भी करना है। इसी तरह हम बहुत सारे एक्टिविटी लर्निंग बेस के माध्यम से हम गणित को बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। क्लियर है? जी हाँ। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का उद्देश्य क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि बच्चों के अंदर जो है गणितीय क्षमता का विकास करना, बच्चों के अंदर जो है गणित की संक्रियाओं का विकास करना, और बच्चों के अंदर जो है उनका मानसिक और जो उनका तार्किक चिंतन है उसका विकास करना, और बच्चों को जो है मातृभाषा को और बच्चों के जो पुराने समय से जो उनका गणित की अवधारणा लेकर वो विद्यालय आए हैं उसको आधार बनाकर बेहतर तरीके से कंसेप्ट देना, ताकि बच्चे जो है गणितीयकरण को मजबूत कर सके और अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों में गणित का प्रयोग कर सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य आपका आता है। अगला है बिहार पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2008 के आलोक में प्राथमिक स्तर पर गणित का शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए दोनों का उद्देश्य लगभग सेम है। उनको जो है बेहतर शिक्षा देना है, उनका जो पुराने समय से जो उनका अनुभव रहा है गणित में, जो बेसिक रहा है उसको बेस बनाकर आगे सिखाना है। साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो है कलात्मक तरीके से, रचनात्मक तरीके से, गतिविधि तरीके से, खेल खेल में इन विधियों के माध्यम से उनको शिक्षा देना है। और जो बच्चों का जो क्षेत्रीय भाषा है या जो क्षेत्रीय गणितीय ज्ञान है उसको भी आधार बनाकर बिहार में देना है। यह दोनों चीजें कहता है। और ये जो आपका एनसीएफ और बीसीएफ है, एगो सवाल यहाँ से आपसे पूछेगा, एगो सवाल यहाँ से आपसे पूछेगा, चाहे वो आपका एनसीएफ पूछ ले, चाहे वो आपका बीसीएफ पूछ ले, लेकिन एगो सवाल यहाँ से पूछेगा। क्लियर है ये बातें? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल, इसी यूनिट का अगला सवाल है बिहार के प्राथमिक स्तर के गणित के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करें। देखिए बिहार के प्राथमिक स्तर की गणित पुस्तक की बात कर ले तो बिहार का जो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का गणित का पुस्तक होता है वो काफी जो है चित्रांकन होता है, यानी चित्र के आधार पर ज्यादा बच्चों को जो है गणित सिखाने का काम किया जाता है। उसमें जोड़ घटाव, गुना भाग, छोटा बड़ा, पैटर्न बेस जितने भी सवाल आपके आते हैं वो आपके क्या होते हैं, चित्र आधारित होते हैं, क्योंकि बच्चों को चित्र देखना बिल्कुल पसंद है। और उस चित्र के माध्यम से उसको आधार बनाकर टीचर जो होते हैं या जो बिहार का कैरिकुलम है उसको गणित सिखाने का काम करता है। आप देखते होंगे काउंटिंग हो, गिनती हो, पहरा हो, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, आप अधिकांश देखिएगा बच्चों को किताब 1 से लेकर 5वें तक का तो उसमें ज्यादातर चित्र होता है, गतिविधि होता है, एक्टिविटी होता है, खेल खेल होता है। यानी कि खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से बच्चों को गणित सिखाने का काम करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बिहार के प्राथमिक स्तर के गणित के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक जो होता है काफी लचीला होता है, काफी तरह की एक्टिविटी होती है, काफी तरह का खेल होता है, काफी तरह का चित्रांकन होता है, काफी तरह का ड्राइंग होता है, काफी तरह के चित्र दिए होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे जो है गणित की अवधारणा को सीखते हैं और वो जानते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका यूनिट 2 था। अब हम इसके यूनिट 3 के ऊपर बात करेंगे, जहां पर हम लोग जानेंगे कि बच्चों को हम कैसे जोड़ घटाव गिनती सिखाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। इससे हमारा 5 महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों को हम बताएंगे और समझाएंगे आपको कैसे लिखना है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल यहां पर आपका बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बच्चों में गिनती की अवधारणा कैसे विकसित करेंगे। यानी एक छोटा बच्चा है, अब उसे गिनती नहीं आता है, तो आप इसका उदाहरण देकर कैसे बताइएगा। तो अब ये थोड़ा आपको लॉजिकल है, थिंकिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन है कि आप बच्चों को गिनती कैसे सिखाइएगा। अब इसका आंसर बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट देना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम गिनती पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे, बच्चों को बुलवाएंगे, वो बच्चे सीख लेंगे। हम बच्चों को कॉपी पर लिखना दे देंगे, बच्चा लिख लेगा, सीख लेगा। बच्चों को हम रोज पढ़ाएंगे, सीख लेगा। बच्चों को गतिविधि कराएंगे, उसके माध्यम से सिखा लेंगे। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे,
गणित सिखाने के लिए बच्चों को तरह तरह की एक्टिविटी लर्निंग बेस देना पड़ेगा, जिसमें हम गिनती अगर सिखाना है तो हम बहुत सारा काउंटिंग करवाएंगे, बहुत सारे चित्र का प्रयोग करेंगे, डायग्राम का प्रयोग करेंगे और बहुत सारे जो है एक्टिविटी, बहुत सारे खेल और बहुत सारी चीजों का प्रयोग करके गणितीयकरण के माध्यम से हम बच्चों को गिनती सिखाएंगे। गिनती सिखाने के लिए हम तरह तरह की एक्टिविटी कराएंगे, बच्चों से गिनती पढ़वाएंगे, बच्चों से गिनती लिखवाएंगे, बच्चों को गिनती दिखवाएंगे, बच्चों को गिनती के बारे में एक्टिविटी कराएंगे, काउंटिंग करवाएंगे, खेल खेल में बच्चों को गिनती सिखाएंगे, तरह तरह के जो एक्टिविटी के माध्यम से गिनती सिखाएंगे, ऐसे हम लोग उसको कर सकते हैं। क्लियर है? टीएलएम के माध्यम से इत्यादि चीजों से। अगला है, बच्चों में सुनने की अवधारणा एवं विकसित करने के लिए एक गतिविधि का वर्णन करें। देखिए, बच्चों के अंदर हमें सुनने की अवधारणा विकसित करना है कि आखिर बच्चों के अंदर जब तक सुनने का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक बच्चे कैसे समझेंगे सुनने का मतलब क्या होता है। देखिए, बच्चों को हम तरह तरह की एक्टिविटी कराएंगे, डायग्राम लाएंगे, उनको खेल खेल में उनको आगे पीछे करवाकर एक गतिविधि है कि आफ्टर एंड बिफोर, आप लोग जानते हैं, जिसमें हम बच्चों को सुनने के अर्थ के बारे में बता सकते हैं कि अगर किसी शब्द के आगे या किसी अक्षर के आगे सुनने लगाएंगे तो क्या होगा, या किसी अक्षर के पहले सुनने लगाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसे एक्टिविटी करवा सकते हैं, या क्लासरूम में नाटक करवा सकते हैं जहां पर हम बच्चों को सुनने के बारे में अर्थ बताएंगे, लेन देन पैसों के माध्यम से उसको बता देंगे कि अगर किसी के आगे लग गया सुनना तो क्या होगा, किसी के पीछे लग गया सुनना तो क्या होगा। तो ऐसे आपको एक एक्टिविटी सोचना है। ऐसे तो आफ्टर और बिफोर वाले एक्टिविटी के माध्यम से ज्यादातर बच्चों को सुनने की अवधारणा बताया जाता है कि अगर किसी अक्षर के आगे सुनने लग गया या अक्षर के पीछे लग गया तो क्या हो जाएगा, आगे लग जाएगा तो उसका मान बढ़ जाएगा, पीछे लगेगा तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे करके बच्चों को बताया जाता है, तो इसके बारे में आप इसको लिख लीजिएगा। अगला है, बच्चों में जोड़, घटाव, गुणा, भाग की अवधारणा किस प्रकार विकसित करेंगे, उदाहरण सहित बताइए। अब आपको बताना है कि हम बच्चों को कैसे गिनती के बाद जो है जोड़ के बारे में, घटाव के बारे में, गुणा के बारे में, भाग के बारे में बताएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले बच्चों को क्या करेंगे, दैनिक जीवन से जुड़े वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, उनके डेली लाइफ में यूज होने वाले सामानों का प्रयोग करेंगे, उनके पर्यावरण में उपस्थित चीजों का प्रयोग करके हम बच्चों को जोड़, घटाव, गुणा, भाग सिखाएंगे। अब जोड़ना है तो उनके घर में कितने टेबल है, कितने चेयर है, घटाना है तो कितने लोग हैं, कितने महिला है, कितने पुरुष है, ऐसे एक्टिविटी करा सकते हैं। गुना करना है तो कितने जो है टीवी है, कितना मोबाइल है, उन दोनों में गुना करेंगे तो कितना आएगा, या कितना पेड़ है, कितना पर्यावरण में गाड़ी है। ऐसे करके उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से हम बच्चों को जोड़, घटाव, गुना, भाग सिखाएंगे। जोड़ने के लिए तो ईजी है, क्लासरूम में बच्चों को उठा के जोड़ लीजिए, या बच्चों को बोलिए कि घर में कितने आपके पास मोबाइल है, कितना आपका लड़का है, कितना लड़की है, कितना चाचा है, कितने आपकी चाची है, सबको जोड़ कर लाइए। बच्चा लिख के लाइए, घटाव के लाइए, गुना लग के, भाग के लाइए। ऐसे करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अगला देखिएगा, संख्या में अंकों के स्थानीय मान और अंकित मान का उदाहरण के साथ समझाइए। अब हम बच्चों को अगर बताएंगे कि पैलेस वैल्यू क्या होता है, या आपका जो है डिजिट वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, इसके बारे में बच्चों को एक्टिविटी कराएंगे, कोई शब्द लाएंगे, डायग्राम लाएंगे, टीएलएम लाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे, खेल खेल में बच्चों को बताएंगे कि इसका स्थान यहाँ पर था, इतना से इतना हो गया, एक रो बनाएंगे, उसके माध्यम से बताएंगे। तो इस तरह करके हम बच्चों को अंदर क्या कर सकते हैं, पैलेस वैल्यू या जो भी उसका स्थानीय मान या अंकित मान है, समझ गए, उसके बारे में हम बता सकते हैं। अगला है, गणित संक्रियाएं एवं उसके अंतर संबंधों के बारे में लिखिए। ये गणित संक्रियाएं कहने का मतलब होता है कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, जो भी यानी गणित में जो भी चीज हम सीखते हैं, प्रतिशत हो गया, बट्टा हो गया, उन चीजों के बारे में आपको बताना है कि गणित संक्रियाओं के अंतर्गत गणित के महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं, शब्द गिनती आते हैं, नंबर आते हैं, जोड़, घटाव, गुना, भाग, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आते हैं। इसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो आपका चैप्टर 3rd यूनिट है, इसमें आपको जो है जोड़, घटाव, गुना, भाग और गिनती और सुनने के बारे में जानना है कि हम बच्चों को आखिरकार सुनने के बारे में, गिनती के बारे में, या जोड़ घटाव के बारे में, या उनको जो है स्थानीय मान के बारे में या अंकित मान के बारे में कैसे बता सकते हैं, या गणित संक्रियाएं क्या है। इसमें से आपका सवाल आएगा, और आएगा तो जरूर आएगा। समझ गए? अब हम इसके यूनिट 4 के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपका 5 सवाल है, देख सकते हैं। यूनिट 4 में भी देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट 4 में हम एक एक करके बारे में बताएंगे। अब देखिए, पहला सवाल, इसमें आपको जो है मापन इकाई से सवाल ज्यादा पूछेगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ऊंचाई, सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ऐसे करके आपसे सवाल पूछेगा और इसके बारे में आपसे पूछेगा। जी हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे। ये यूनिट 4 का पहला सवाल, मापन का क्या अर्थ होता है, क्या जीवन में हर क्षेत्र में मापन की आवश्यकता है। तो मापन का मतलब आप लोग जानते हैं, मापन का मतलब होता है जांचना या परखना, जांचना या परखना या पता लगाना। यानी कहने का मतलब होता है कि मापन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, मापना, मापना करना, यानी जांच करना। मापन का अर्थ का मतलब समझ गए, किसी वस्तु का, किसी वस्तु का या किसी चीज को जांचना या परखना मापन कहलाता है।
क्या जीवन के हर क्षेत्र में मापन की आवश्यकता होती है? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में मापन की आवश्यकता होती है। चाहे आप दैनिक जीवन के कोई भी कार्य ले लीजिए, वहां पर आपको जो है गणित की आवश्यकता और मापन की आवश्यकता देखने को मिलेगा। जैसे कि अब आप क्लास कितना लंबा होगा, तो यहाँ भी हम गणित का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि दूध कितना लीटर चाहिए, सब्जी कितना चाहिए, हमें कितना घंटा पढ़ना है, हमें कितना आवर काम करना है, कितना पैसा की आवश्यकता है। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में देखिएगा तो मापन की आवश्यकता है। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, बाजार का, स्कूल का, पढ़ाई का, खाना बनाने का, घरेलू वस्तुओं का उपयोग का, समाज का, इन सभी चीजों में मापन की आवश्यकता आपको देखने को मिलती है। मापन की मानक तथा अमानक इकाइयों से क्या समझते? देखिए, मापन मापन का मतलब होता है मापना। मानक यानी कि जिसका मतलब कि जिसको हम लोग वैल्यू देते हैं, जिसको हम लोग जो है वैल्यू देते हैं। देखिएगा, मानक इकाई वैल्यू देना, यानी कि जैसे आपका मानक इकाई में केजी हो गया, ग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सब क्या है? मानक इकाई, यानी कि सब मापा हुआ है। लेकिन अमानक इकाई कहने का मतलब होता है जिसको मापा नहीं गया हो, लगभग लगभग 1 केजी, लगभग 1 केजी, या लगभग जो है 1 लीटर, लगभग 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर लगभग, यानी जहां भी आपको लगभग लग जाए, यानी कि अनुमानित। समझ गए? ये देखिए, कहने का मतलब, मानक कहने का मतलब होता है कि मापा हुआ, पूरी तरीके से वो मापा हुआ है। लेकिन अमानक इकाई कहने का मतलब होता है कि अमान्य है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, वो क्या है? लगभग के रूप में देखा जा रहा है। तो इसके बारे में बता दीजिएगा कि मापन तो क्या होता है? मापना। मानक इकाई यानी स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, अमानक यानी कि अनस्टैंडर्ड होता है, यानी कहने का मतलब है इसका कोई लिमिट नहीं हो। समझ गए? अगला देखिएगा, बच्चों में आयत। अब बच्चों में जो है आयत, क्षेत्रफल, धारिता, लंबाई तथा समय तथा उनके मापन की अवधारणा को आप किस प्रकार विकसित करेंगे? उदाहरण देकर बताइए। अब हमको बच्चा को जो है डायमीटर, मीटर, एरिया, आपका रिक्टेंगल, क्यूब, सेंटीमीटर, किलोग्राम, समय, टाइम, सेकेंड, रुपया, पैसा इत्यादि चीजों के बारे में बताना है। तो हम तरह तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। दैनिक जीवन में जुड़े हुए वस्तुओं के माध्यम से, उनके घर में उपस्थित चीजों के माध्यम से हम उनको आयत के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, धारिता के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ लंबाई चौड़ाई के बारे में बता सकते हैं। हम उनको दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले समय के माध्यम से, सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रयोग होने वाले समय के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से हम उसको गणित के विषय, कंसेप्ट को विकसित कर सकते हैं। तो इसका लिख लीजिएगा कि बच्चों में आयत, क्षेत्रफल, धारिता, लंबाई तथा समय, उनके मापन की अवधारणा आप किस प्रकार विकसित करेंगे? तो हम बच्चों के दैनिक जीवन और उनके उपस्थित घर में वस्तुओं के माध्यम से, क्लासरूम में उपस्थित चीजों के माध्यम से, दीवालों के माध्यम से, बेंचों के माध्यम से, दरवाजों के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से, पैसा, रुपया, समय, घड़ी के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से हम इन सभी चीजों का विकसित कर सकते हैं और इन चीजों का विकास और बच्चों को समझा सकते हैं। ये बातें आप लिख लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करेंगे? अब आंकड़ा कहने का मतलब होता है कि आपका लेंथ होता है। जैसे हम जानते हैं कि इतना आंकड़ा हो, नहीं बोलते हैं लगभग 4 लाख नौकरी आएगी। अरे भाई, तो आंकड़ा कैसे निकलता है? आंकड़ा मतलब होता है गिनती। समझ गए? जब हम किसी वस्तु के बारे में, जब हम चीजों के बारे में जब विश्लेषण करते हैं, उसका आंकड़ा निकालते हैं, और आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम लोग तरह तरह के डायग्राम, चार्ट पेपर, बार ग्राफ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आप लोग देखते होंगे आंकड़ा को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे प्रयोग किया जाता है, या डायग्राम के माध्यम से किया जाता है, या आपको चार्ट पेपर के माध्यम से, ऐसे बार के माध्यम से ऐसे किया जाता है। आंकड़ा को दर्शाया जाता है कि इतना ग्रोथ हुआ, इतना आपका ये डाउन हुआ। तो ऐसे करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल, ये आपको अपने से करना है। पेपर आपको F7 विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित अपनी पसंद के किसी प्रकार पर एक प्रश्न का निर्माण करना है और उसका उत्तर लिखना है। मान लीजिए कि आपने पेपर अपने F7 पढ़ा, जिसमें गणित की अवधारणा या उसकी आवश्यकता, या गणित का क्या महत्व है, हमारे जीवन में गणित का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, तो आप अपने अनुसार से एक प्रश्न यहाँ क्रिएट कीजिएगा और उसका आंसर आप अपने आप दीजिएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये पेपर आपका F7 था, जहां पर हमने आपको सारे महत्वपूर्ण सवाल कराए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। किसी भी प्रकार की कहीं दिक्कत होता है आप सभी लोगों को, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।